दिल्ली से कुछ ही दूरी पर उत्तर प्रदेश में एक जगह है शामली, और इसी शामली से एक ऐसी खबर सामने आई है कि सोच से परे की चीज़ है कि क्या वाकई कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। हालांकि ये बड़े बेमाने चीज़ें हैं, या ये जो बात खुद ही कह रहा हूँ खुद को ही अटपटा लग रहा है, क्योंकि ऐसा वैसा जैसा सब तरह का हो चुका है। हर चीज़ क्राइम में होती रहती है, हर बार नए नए क्राइम जो हमारे सामने आते हैं वो चौंका कर निकल जाते हैं। इसी शामली में एक परिवार रहा करता था। ये परिवार फारूक का था। फारूक एक गरीब घर का लड़का जो शादियों में या फिर होटलों में रोटी बनाने का काम किया करता था। 18 साल पहले फारूक की शादी होती है पड़ोस के गांव की एक लड़की से। उसका नाम ताहिरा। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर दोनों के 5 बच्चे होते हैं, 3 बेटियां और 2 बेटे। और अब बड़ी बेटी की उम्र इस वक्त 14 साल, सबसे जो छोटा बेटा है उसकी उम्र 6 साल है। घर की माली हालत उतनी अच्छी नहीं, क्योंकि वो रोटी बनाने का काम करता, जो भी पैसे मिलते उससे ठीक से गुजर बसर नहीं हो रहा था। पैसे की तंगहाली इतनी थी कि बच्चे के स्कूल के फीस भी भरना मुश्किल था। तो कुछ वक्त से सारे बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे थे। जो बड़ी बेटियां जाती थीं या 2 बेटे भी जाते थे। कुल 5 बच्चों में 3 बेटी और 2 बेटे थे, फारूक और ताहिरा के। लेकिन फिर भी जिंदगी कट रही थी। तभी अचानक इसी महीने दिसंबर के पहले हफ्ते में एक रोज ताहिरा और उसकी 2 बेटियां, एक 14 साल की और दूसरी 7 साल की, माँ और 2 बेटियां तीनों गायब हो जाती हैं। अब बाकी घर में बचे 3 बच्चे वो पूछते हैं अपने पापा यानी कि फारूक से कि मम्मी और हमारी दोनों बहनें कहाँ हैं। तो फारूक कहता है कि वो अपने मायके चली गई, अपने घर यानी तुम्हारे नाना नानी के घर। अब बच्चे छोटे, जो बाप ने कहा उन्होंने मान लिया। करीब 5-6 दिन बीत जाते हैं। 5-6 दिन तक न ताहिरा घर लौटती है, ना उसकी दोनों बेटी। अब मायके भी बहुत दूर नहीं, एक गांव का फासला। इधर 1 हफ्ता हो गया, लगभग 6 दिन ताहिरा अपने घर वालों से बात भी नहीं कर रही, अपने माँ बाप से। और ऐसा होता नहीं, हर 2-3 दिन में एक फ़ोन कर लेती थी। तो माँ बाप को ये फिक्र हुई। तो ताहिरा के जो फादर हैं, वालिद, वो पहुँचते हैं गांव और फारूक से पूछते हैं कि मेरी बेटी और बाकी दोनों मेरी नातिन कहाँ हैं। अब उसने अपने बच्चों को तो ये बता रखा था कि मायके गई हैं, लेकिन मायके से खुद फारूक के ससुर साहब आ चुके हैं। तब उनसे क्या बोले, तो उसको बताया कि एक दिन झगड़ा किया और गुस्से में वो दोनों बेटियों को लेकर निकल गई। ये बात मतलब यकीन करने लायक नहीं था ताहिरा के फादर के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनकी बेटी कभी ऐसा नहीं कर सकती। बिना बताए हुए अगर गुस्से में कहीं जाएगी भी तो अपने ही घर आएगी। तो उन्होंने अपने लेवल पे पता करना शुरू किया। उन्हें शक हुआ फारूक के ऊपर। फिर वो गांव के प्रधान के पास गए और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी और मेरी 2 नातिन पिछले 6 दिनों से गायब है। और इस दौरान में बाकी के जो 3 बच्चे थे उनसे भी बात करने का मौका मिला। तो बच्चों ने अपने नाना को बताया कि पापा ने तो ये कहा है कि वो आपके हैं यानी कि नाना नानी के घर गए हुए। तो अब 2 तरह की बातें सुनकर ताहिरा के फादर को शक हुआ और उन्होंने गांव के प्रधान के पास जाकर ये सारी बात बताई। प्रधान को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। तो प्रधान ने कहा कि चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। अब दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। प्रधान की मौजूदगी में ताहिरा के फादर कंप्लेंट दिखाते हैं कि उनकी बेटी और 14 बरस की और 6 बरस की उनकी नातिन गायब है 1 हफ्ते से, और उन्हें शक है कि कहीं उसके शौहर ने कुछ उनके साथ उल्टा पुल्टा ना कर दिया। पुलिस रिपोर्ट लिखती है। रिपोर्ट लिखने के बाद आप फारूक से पूछताछ करने का फैसला करती है। फारूक को थाने बुलाया जाता है। फारूक वही कहानी सुनाता है कि उससे झगड़ा हुआ, मुझसे कुछ पैसे मांग रही थी, मैंने दिया नहीं। गुस्से में वो उठी और अपनी दोनों बेटियों को लेकर निकल गई। लेकिन बच्चों से झूठ बोला। पुलिस ने क्रॉस चेक किया। फिर आखिरकार पुलिस ने अपने तरीके से फारूक से पूछताछ शुरू की। जब पूछताछ शुरू की तो फिर फारूक ने पुलिस वालों से कहा चलो मेरे साथ। और उसके बाद फारूक पुलिस के लोगों को लेकर अपने ही घर पहुंच गया। जब वो घर पहुंचता है
तो वहाँ जाकर घर के अंदर इशारा करता है एक सेप्टिक टैंक की तरफ उंगली करके कि मैंने अपनी बीवी और दोनों बेटियों को मारकर इसी घर के अंदर इसी जगह दफना दिया है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं खुदाई की, ये उसी वक्त की है जब उसने पुलिस को अपने घर में बुलाया और कहा। उसके थोड़ी देर के बाद फिर पुलिस के आला अफसर भी पहुँचे और मजदूरों को बुलाया गया और खुदाई का ये काम शुरू हुआ। खुदाई होती रही। अब एक तरफ पुलिस की एक चश्मदीद, एक गवाह, वो कह रहा है मैंने यहाँ मार के दफनाया है, 6 दिन हो गए, 3 लोग गायब हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट के आला अफसर भी मौजूद हैं। अब पुलिस को ये लग रहा 5 फीट तक गहरा गड्ढा खुद चुका है, कुछ मिला नहीं, कि अगर गवाह ने झूठ बोला क्या या गवाह की इस पे न मिला तो फिर आगे क्या करेंगे। उधर ताहिरा के घर वाले भी उसी भीड़ में शामिल हैं जहाँ खुदाई हो रही है और उनका दिल धक धक कर रहा है कि बस ये झूठ निकले और इस गड्ढे से कोई लाश न बाहर आए। इसी कश्मकश और उधेड़बुन के बीच अगले करीब आधे घंटे तक खुदाई का काम चलता रहा। आधे घंटे बाद जब करीब 7 या 8 फीट गहरा गड्ढा खुद चुका था, तब अचानक बदबू आनी शुरू हुई। लोगों ने अपने नाक पर हाथ रखे और फिर और गहराई में खोदने के बाद एक एक कर 3 लाशें घर के अंदर ही दफन बाहर आ जाती हैं। फारूक ने पुलिस से सच कहा था। ये 3 लाशें, उनमें से एक ताहिरा थी, कपड़ों से उस वक्त शिनाख्त की गई क्योंकि हालत ऐसी थी नहीं। 2 लाशें छोटी बच्चों की थी, जिनमें एक 14 साल की उसकी बेटी है और दूसरी 7 साल की। तीनों लाशों की कपड़ों से शिनाख्त हो चुकी थी। फारूक की गवाही पर ही घर के अंदर ये खुदाई हुई, वहीं से लाश मिली। इसका मतलब ये था कि 3 कत्ल फारूक नहीं किए। पुलिस फारूक को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद अब उससे डिटेल में कहानी पूछती है और फिर वो जो बताता है वो कहानी किसी इंसान के कत्ल के लिए वजह बन जाए, यही चीज़ चौंकाती है। आगे मैं कहानी आपको बताऊं उससे पहले ये शामली के एसपी साहब हैं, एनपी सिंह, इन्होंने कुछ कहा। मैं पहले आपको वो सुनाना चाहता हूं, बहुत ज़रूरी है। तो एनपी सिंह शामली के एसपी बाकायदा कैमरे पर कुछ कह रहे हैं, ये आप सुनिए। उन्होंने बताया कि साहब मेरी शादी 18 बरस पहले हुई थी। मैं अपनी पत्नी को काफ़ी पर्दे में रखता था, नकाब और बुर्के में, कभी उससे बाहर नहीं निकली थी। लेकिन विगत 1-2 महीने से काफ़ी झगड़ा हमसे कर रही थी और 1 महीने पहले वो हम अपना बुर्का और नकाब निकाल के फेंक दिया। उसने बताया कि अब मैं ओपन रहूँगी, हम भी काम करेंगे और हमारे बच्चों को दिक्कत हो रही है। फिर वो अपने आप चली गई एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अपने मैके मुजफ्फरनगर में। इस बात से वो काफ़ी नाराज़ था कि ये जो इसने पर्दा हटाया, जो नकाब बुर्का हटाया, इससे हमारी बड़ी बेइज्जती अपमान हुआ। ये खुले गई यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, मैंने कभी ऐसा नहीं होने दिया था। इसी मतलब कि नाराज़ रहता था वो। ये पुलिस का स्टेटमेंट है और एसपी रैंक के अफसर बाकायदा मीडिया से बात करते हुए बता रहे हैं। अब इस वजह पर कौन नहीं चौंकेगा, लेकिन जो पूरी कहानी है वो ये है कि 18 साल पहले जब फारूक की शादी हुई ताहिरा से, तो फारूक ने हमेशा अपनी बीवी को पर्दे में रखा। बहुत सारे मुस्लिम फैमिली रखते हैं, उसने भी रखा। ताहिरा ने कभी इस पर एतराज़ भी नहीं किया, ना विरोध किया, और इस तरीके से ज़िंदगी आगे बढ़ती रही। 5 बच्चे भी हो गए, पति पत्नी साथ रहे, सब कुछ ठीक था। लेकिन अब जब बच्चे बड़े हो रहे थे और इन बच्चों को स्कूल से भी हटा लिया गया क्योंकि पैसे कम थे, एक अकेला कमाने वाला फारूक और उसकी भी आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं, तो ताहिरा को लगा, वो थोड़ी पढ़ी लिखी थी, कि अगर मैं भी अपने शौहर का हाथ बटाऊं तो शायद घर की माली हालत सुधर जाए। बट हाथ बटाने के लिए ज़रूरी है वो कोई कामकाज करे। तो ताहिरा चाहती थी कि वो कोई नौकरी कर ले छोटी मोटी आसपास में, और जो भी पैसे आएंगे कम से कम बच्चों की परवरिश ठीक से हो जाएगी, घर की हालत थोड़ी सुधर जाएगी। उसने अपने शौहर यानी फारूक से ये कहना शुरू किया कि देखो हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो घर की हालत बेहतर होगी। लेकिन फारूक इसके लिए तैयार नहीं था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी दहलीज पार करे घर की और कोई काम करे या नौकरी करे। इस बात पर अक्सर दोनों में बहस भी होती थी। नवंबर के महीने में, नवंबर पहला हफ्ता, एक रोज़ फिर दोनों में इस बारे में बात हुई।
और घर की माली हालत को लेकर ताहिरा ने कहा अपने शौहर से कि मुझे आप नौकरी करने दो और उससे पैसे आएंगे, बच्चों का करियर भी अच्छा बनेगा, उनको हम अच्छी बेहतर ज़िंदगी देंगे। इसी बात पर उन मियाँ बीवी में उस दिन बहुत ज़बरदस्त झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ा कि ताहिरा को गुस्सा आया और ताहिरा अपने घर से मायके के लिए निकल गई गुस्से में। मायके तक जाना उसका ठीक था, लेकिन जो चीज़ बुरी लगी फारूक को वो ये कि वो घर से बाहर निकली पहली बार बिना नकाब के, बिना बुर्के के, और गुस्से में वो चली गई। गुस्से में उसका जाना फारूक को इतना बुरा नहीं लगा, उसे ये लगा कि उसकी बीवी बिना बुर्के के घर से बाहर निकल गई। मोहल्ले के लोग, ख़ानदान के लोग उनके सामने मेरी नाक कटा दी कि बिना पर्दे के कैसे बाहर जा सकती है। अब ताहिरा घर छोड़कर जा चुकी थी। घर से निकली, उसके बाद उसने एक सरकारी जो बस है रोडवेज, यूपी रोडवेज ट्रांसपोर्ट का, वो बस पकड़ी और फिर अपने मायके पहुंच गई। बाद में कुछ जानकार जो फारूक के थे उन्होंने बताया कि मैंने तुम्हारी बीवी को देखा और वो बस में जा रही थी। अब फारूक को और बुरा लगा कि लोग उसको, इसकी बीवी को बिना बुरके के देख रहे हैं और वो बस में बिना नकाब के चली गई। उसे लगा कि ताहिरा ने उसकी बेइज्जती की है, ख़ानदान में उसकी नाक कटवा दी, मोहल्ले में उसकी नाक कटवा दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने बुरका नहीं पहना। ये बात उसे बहुत बुरी लगी। अब वो सोचता रहा कि क्या करें। उधर ताहिरा मायके में है, लौट नहीं रही। महीना बीत गया, पूरे 1 महीने तक ताहिरा अपने मायके में रही। इधर 1 महीने तक फारूक ये सोचता रहा कि इस बेइज्जती का बदला कैसे लें, जो बेइज्जती उसने बुरका न पहनकर लोगों के सामने एक तरह से उसे बेइज्जत कर दिया, ये उसकी सोच थी। फिर आखिरकार उसने एक फैसला किया। उसने कहा कि वो नौकरी करेगी, क्या पता मायके से लौटे ना लौटे, और अब बिना हिजाब, नकाब या बुरके के वो गई है, आइंदा शायद ना पहने, तो उसे कैसे रोकें। उसने ख़तरनाक फैसला किया। उसने कहा कि ताहिरा को मार देते हैं ताकि आने वाले वक्त में कभी उसको ऐसी बेइज्जती ना सहनी पड़े कि लोग कहें कि तुम्हारी बीवी तो बिना पर्दे, बिना नकाब के बाहर घूम रही है। इसी के बाद उसने पूरी प्लानिंग की। सबसे पहले वो कैराना गया, वहाँ से उसने देसी कट्टा ख़रीदा, कारतूस ख़रीदे। फिर घर आया। उसके घर में सेप्टिक टैंक बनना था। ये ताहिरा के मायके जाने से पहले की बात थी और थोड़ा सा गड्ढा हो चुका था। उसने उस गड्ढे को और गहरा किया। जब गड्ढा पूरा गहरा हो गया, मट्टी घर के अंदर ही रखी। इसके बाद वो पहुंचता है अपने ससुराल। ताहिरा उसको देखकर चौंक गई, लेकिन उसे अच्छा लगा कि चलो पति को अपनी गलती का एहसास हो गया, वो उसे लेने आया। और फारूक ने भी वहाँ जाकर कुछ इसी तरह का बर्ताव किया। उसने कहा ठीक है, जो तुम चाहती हो हम वैसे ही करेंगे, घर लौट चलो, बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं। ताहिरा सारी चीज़ों से अनजान कि उसके पति ने, उसके शौहर ने क्या सोच रखा उसके बारे में, और खुशी खुशी वो अपने मायके से उसके साथ ससुराल आ गई। अब ससुराल आने के बाद घर में कट्टा, गोली सब तैयार है, गड्ढा खुला हुआ है, सिर्फ और सिर्फ फारूक को मारना है। लेकिन अगले 7 दिन तक उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी बीवी को गोली मारे। हर दिन सोचता आज मारूं, फिर सोचता है रहने दूं, फिर सोचता है बात करूं, और इसी उधेड़-बुन में 7 दिन निकल जाते हैं। फिर इन 7 दिनों में उसे लगता है कि नहीं, ये बदली नहीं है, ये पक्का नौकरी करेगी, ये पक्का फिर से बिना बुरके के बाहर जा सकती है। 8वें दिन उसने कहा नहीं, अब कोई कश्मकश नहीं, अब मुझे मारना है। इसके बाद 9 और 10 सितंबर की रात थी। बच्चे सब सो चुके थे, बच्चे के सोने का इंतज़ार कर रहा था। जब देर रात हुई तब इसने अपनी बीवी ताहिरा से कहा कि उसे चाय पीनी है। बीवी किचन में गई चाय बनाने के लिए। वो उसके पीछे गया, कट्टा साथ में था, पीछे से सर में बीवी को गोली मार दी। गोली लगते ही पहली ही गोली घातक थी। ताहिरा फर्श पर गिर पड़ी। लेकिन फारूक को अंदाज़ा नहीं था कि देसी कट्टे से गोली चलाने पर आवाज़ बहुत तेज़ आएगी। बीवी की लाश ज़मीन पर खून से लथपथ पड़ी हुई है, लेकिन गोली की आवाज़ रूम में सो रहे उसके बच्चों में से सबसे बड़ी बेटी के कान तक पहले पहुंची। बड़ी बेटी को लगा कि क्या हुआ। वो नींद में उठी, बाहर आई
तो देखा किचन में उसकी माँ ज़मीन पर खून से लथपथ पड़ी है और उसके पापा के हाथ में एक बंदूक है। अब इसी दौरान फारूक की नज़र अपनी बड़ी बेटी पर पड़ गई। उसे लगा कि बेटी ने तो देख लिया, अब तो ये सबको बता देगी कि उसकी मम्मी को मैंने मारा है। मतलब बदले में पागल हुआ फारूक आगे पीछे कुछ नहीं सोचता, सिर्फ ये कि बेटी चश्मदीद बन गई है कत्ल की। वो अपनी बेटी के करीब जाता है और उसी देसी कट्टा से दूसरी गोली अपनी बेटी के सर में मार देता है। अब बड़ी बेटी भी वहीं गिर गई। इत्तेफाक से जब दूसरी बार गोली चली तो फिर कमरे में उसके सोए बच्चों तक उस गोली की आवाज़ पहुंची। इसके बाद जो उसकी सबसे छोटी बेटी थी, जिसकी उम्र 6 साल, वो गोली की आवाज़ के शोर से उसकी नींद खुल गई। जब नींद खुली तो उसने देखा कमरे में मम्मी नहीं है, बड़ी बहन भी नहीं है। वो बाहर निकलती है। जैसी बाहर आती है वो भी किचन के पास देखती है कि उसकी बड़ी दीदी, बड़ी बहन फर्श पर पड़ी है, सर से खून बह रहा है, सामने माँ पड़ी है, खून बह रहा है और उसके पापा हाथ में बंदूक लिए खड़े हैं। अब फारूक को लगा कि ये भी विटनेस है, 6 साल की है, बोलती है, समझदार है, तो ये भी बता सकती है कि ये 2 कत्ल मैंने किया। तो उसे लगता कि नहीं, गवाह को छोड़ना नहीं चाहिए। 6 साल की अपनी छोटी सी बच्ची के सर पर वो तीसरी बार गोली चलाता है। बच्ची वहीं गिर जाती है। अब उसके सामने 3 लाश पड़ी थी, उसकी बीवी की, उसकी बड़ी बेटे की, बेटी की और सबसे छोटी बेटी की। इत्तेफाक से इन 3 गोलियों की आवाज़ बाकी उसी घर में सो रहे उसके 3 बच्चों के कानों तक नहीं पहुंची और वो तीनों सोए रहे। ये उनका नसीब था। अगर उनमें से किसी के भी कानों तक गोली की आवाज़ पहुंचती और कोई भी फिर कमरे से बाहर निकलता तो अगली गोली उसके सर में लगना तय था। लेकिन वो तीनों बच्चे इसलिए बच गए क्योंकि उनके कानों तक गोली की आवाज़ पहुंची नहीं, वो कमरे से बाहर आए नहीं, उसने अपने बाप की इस करतूत को देखा नहीं। इसके बाद खुद फारूक जाता है कमरे में ये देखने के लिए कि बच्चे जाग तो नहीं रहे, कहीं बच्चे ने देख लिया और छुपे तो नहीं है। पर वो अंदर जाकर चेक करता है, देखता है तीनों बच्चे बेखबर सो रहे हैं। उसे यकीन हो जाता है कि इन्हें कुछ पता नहीं। इसके बाद पहले से घर में गड्ढा तैयार, एक तरह से कब्र, एक एक कर बीवी और अपनी दोनों बेटियों की लाश को घर के अंदर उसी गड्ढे में वो डालता है। मट्टी वहीं बराबर में उससे गड्ढे को भरता है और एक तरह से घर के अंदर ही कब्र में अपनी बीवी और 2 बेटियों को दफना देता है। फिर आराम से आकर कमरे में सो जाता है। सुबह हुई, बाकी के 3 बच्चे उठे, उन्होंने देखा माँ नहीं है, उन्होंने देखा कि 2 बहनें नहीं हैं। पापा से पूछा, उसने कहा वो दोनों नाना नानी के तीनों घर चले गए। बच्चे मान लो पापा है, झूठ तो बोलेंगे नहीं। और इस तरीके से 6 दिन बीत गए। लेकिन ताहिरा के फादर को शक हुआ कि घर पे वो फ़ोन नहीं कर रही। फिर वो पहुंचते हैं जो प्रधान है गांव के, फिर पुलिस तक, और इस तरीके से इस कत्लेआम का खुलासा होता है। जो अभी तक पुलिस को स्टेटमेंट दिया है फारूक ने, उसमें यही बार बार दोहराई गई है बात कि मेरी बीवी ने बुर्का नहीं पहना, नौकरी करना चाहती थी बाहर जाकर, और इससे मेरी बेइज्जती होती। आज के दौर में सोचिए, कोई ऐसा सोचे तो उसे क्या कहेंगे आप। और बोला बस इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए, इसी शर्मिंदगी से बचने के लिए मैंने अपनी बीवी को मार दिया। हालांकि दोनों बेटियों को मारना नहीं था, लेकिन वो दोनों जाग गई। उससे पूछा गया कि अगर बाकी बच्चे जाग जाते तो? उसने कहा उस रात मेरे सर पर ऐसा खून सवार था कि उस कमरे से जो भी बाहर आता मैं हर एक को मार देता, क्योंकि 3 कत्ल वो पहले कर चुका था। लेकिन बाकी 3 बच्चों की खुशनसीबी ये कि उनके कानों तक गोलियों की आवाज़ नहीं गई। फिलहाल फारूक पुलिस की हिरासत में है और पूरा शामली, उसके अपने घर वाले, उसके ससुराल वाले इस वजह को सुनकर दंग है कि कोई एक शख्स सिर्फ इसलिए कैसे अपनी बीवी और 2 बेटियों को मार सकता है। तो ये थी वो कहानी